ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर, बड़ी इवनिंग, बड़ी इवनिंग, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट्स सी। मुझे बताइएगा स्क्रीन विजिबल है क्या? मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ एक। ये दिख रहा है ना सबको? चैट बॉक्स, 2 सेकंड, चैट बॉक्स खोल लेता हूँ। यस सर। और चैट बॉक्स आपकी स्क्रीन पे दिखता है क्या? मतलब वो टेक्स्ट कवर करता है क्या चैट बॉक्स? हाँ सर, दिखता है क्लियर। तो अभी के लिए बंद रखता हूँ फिर, क्योंकि ये ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट, तो हाँ, अभी मैं ये इधर रख रहा हूँ। और ये तो यूजुअली हम जैसे करते हैं, थोड़ा सा आई थिंक प्रीवियस क्लास में काफी स्लो हो गए थे। ये वर्कशीट मेरे लिए भी नया है, तो हम लोग एक साथ ही सॉल्व करेंगे। तो मैं अपना रीजनिंग आपको समझा पाऊंगा, आप अपना रीजनिंग मुझे समझा सकते हो। अभी आई थिंक आप लोग, अभी जो लोग हैं सब साइन अप कर किए हो, राइट? तो मैं थोड़ा क्लास पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करूंगा, थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन, क्योंकि लीगल सेक्शन के बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जो क्लैट का पैटर्न हो गया है, जो हमारे क्लैट से जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग, हम आपको ऐसा कुछ नहीं बताते हैं जो आपको 100% हर क्वेश्चन का आंसर देगा, क्योंकि थियोरी बेस्ड नहीं है। तो आप लोग जितना मेरे साथ रीजन आउट करोगे, जितना मेरे साथ आर्ग्यू करोगे कि ये आंसर सही है या ये गलत है, और मैं बता पाऊंगा आपको कि जो सही है वो सही क्यों है, जो गलत है वो गलत क्यों है, उतना ज्यादा आप क्लास से कुछ ले पाओगे। ठीक है। अभी मैं ये फाइल शेयर करने का ये आपको जो दिख रहा है वो आप पढ़िए। हम आई थिंक अभी स्क्रीन पे जितना है, मैं 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट देता हूँ। 10 मिनट में फिर जैसे जो पढ़ते जाता है चैट बॉक्स में लिख देना। 10 मिनट हो गया है, तो थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर लूँ। हाँ, ठीक है। सो ये पैराग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा समझा देता हूँ बिफोर वी एंटर क्वेश्चंस। प्यूनिटिव डैमेजेस बेसिकली जो जब कोर्ट किसी चीज के लिए डैमेजेस डिसाइड करता है, वो 2 तरीकों में डिसाइड करता है। तो आगे जाके भी देखोगे कि डैमेजेस या तो कॉम्पेंसेटरी होते हैं, या जैसे इधर प्यूनिटिव लिखा है, और इसके लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं। पर इसका मतलब ये होता है कि जो डैमेज आपको जो डैमेज हुआ है, जैसे कोई अगर तो आपका कोर्ट आपका अफेंस देखता है, और आपने जो किया है, तो जैसे कि अगर मैंने जानबूझ के आपका हाथ तोड़ा या सब कुछ जो क्राइम होता है, तो यूजुअली हम देखते हैं कि जो ज्यादा क्रिमिनल अफेंसेस होते हैं, जो ज्यादा ग्रेव अफेंसेस होते हैं, उधर कोर्ट बस ये नहीं देखता कि आपका सिर्फ आपका जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब किसी को हम डैमेज करते हैं, कोर्ट या इसलिए डैमेजेस अवॉर्ड करता है कि मेरा अगर कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, या मुझे कोई मेडिकल बिल देना पड़ रहा है, तो मुझे अपने नॉर्मल स्टेट में, जब मतलब बिना वो डैमेज के मैं जहाँ पे था वहां पे आने के लिए कितना पैसा लगेगा या कितना डैमेज अवॉर्ड करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ये कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस या रेस्टोरेटिव डैमेजेस, जो एक तरीके के डैमेजेस होते हैं। पर प्यूनिटिव डैमेजेस जो होते हैं वो उस इसलिए नहीं होते कि मेरे अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है तो मेरा पोजीशन रिस्टोर करने के लिए। प्यूनिटिव डैमेजेस कोर्ट इस हिसाब से लेता है कि आपने कुछ बहुत गलत किया है, तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे एज अ पनिशमेंट टू यू। आपको वो पैसा देने में हर्ट होना चाहिए। तो वो अलग रीजन से दिया जाता है, वो डिटेरेंस के रीजन से दिया जाता है। तो कॉम्पेंसेटरी और प्यूनिटिव में डिफरेंस ये है कि कॉम्पेंसेटरी मेरे अगेंस्ट डैमेज हुआ है, इस केस में जैसे मैं एम्प्लॉई हूँ और मेरा सैलरी कट हुआ है ऐसा कुछ नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो सैलरी जो अगर मेरे को वापस मिलता है वो कॉम्पेंसेटरी होता है। पर अगर
मेरा जो डैमेज हुआ है वो सिर्फ सैलरी नहीं है, कुछ उससे बड़ा हुआ है, कुछ स्लाइट, कुछ क्रिमिनल लॉ में चला गया है, ऐसा कुछ। जो नेग्लिजेंस, वो थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, पर बेसिकली कुछ ज्यादा सीरियस, कुछ ज्यादा ग्रेव हुआ है, जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि सिर्फ बस मेरा सैलरी मुझे वापस देने से मेरे लिए जस्टिस नहीं होता है। वहां पे प्यूनिटिव डैमेजेस देते हैं, जो एक तरीके से पनिशमेंट होते हैं जिसकी वजह से डैमेज हुआ है उसके लिए। आई होप थोड़ा समझ आया हो। ओवरऑल पैराग्राफ नेग्लिजेंस के बारे में है, तो ये बस वही डिस्क्राइब कर रहा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें देखनी है जिसकी वजह से नेग्लिजेंस होता है, और उसके आगे क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं एम्प्लॉयर नेग्लिजेंस। क्वेश्चंस करते करते ज्यादा समझ आएगा, तो अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये हर बार का प्रॉब्लम है ये पर ठीक है, मैं इस पे रखता हूँ 2 मिनट, 3 मिनट रखता हूँ। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं ऑप्शंस पे स्क्रॉल कर जाऊंगा, और जिस ऑप्शंस पे स्क्रॉल करता हूँ जिसको लगेगा कि क्वेश्चन वापस देखना है वो बोलिएगा, मैं ऊपर स्क्रॉल कर लूंगा। काफी कॉम्प्लेक्स है, पर करना पड़ेगा तो हाँ, अभी के ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए बस, पढ़ के बस चैट बॉक्स में। तो हम थोड़ा स्पीड पिकअप कर पाएंगे अगर आप मुझे बोलते जाओगे कि हाँ क्वेश्चन पढ़ लिया, आगे बढ़ो, क्योंकि नहीं तो मैं बस वेट करता रहता हूँ। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ, मैं एक्चुअली हर क्लास को ट्राई करता हूँ, फिर स्क्रीन शेयरिंग में। सो मैं एक बार स्क्रीन शेयर बंद करके जूम आउट करता हूँ, फिर शेयर करता हूँ। दिख रहा है क्या स्क्रीन? पढ़ पा रहे हो क्या? एक्चुअली जूम आउट करने में बिगेस्ट टेंशन ये है कि छोटा हो जाता है बहुत। पढ़ पा रहे हो तो ठीक है। सो कपल ऑफ मिनट्स और आंसर्स जैसे जैसे आते जाता है लिख देना, और मैं थोड़ा सा अब से थोड़ा ऐसे हम पूछेंगे कि जो आंसर दिया है। सो आंसर कुछ भी करो चलता है, ठीक है, उससे मत डरना कि गलत आंसर है। बस हमें समझना है कि क्वेश्चन में रीजनिंग कैसा अप्लाई करना है। उसके लिए जिसको जो आंसर आता है बस डाल देना चैट बॉक्स में। हु इज द एम्प्लॉय एंड हु इज द एम्प्लॉयर? सो द एम्प्लॉयर वुड बी, इन दिस केस, अगर स्पेसिफाइड नहीं है, इट वुड बी द फायर डिपार्टमेंट। एम्प्लॉई विल बी द फायरमैन, तो जो आग से लड़ने गया वो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और कोई, और किसी को कोई आंसर दिख रहा है क्या? ओके। आयुष, ये एक जनरल चीज है, बहुत वर्ड्स होते हैं जैसे लेसर, लेसी। सो उसमें जो ओ आर वाला होता है, सो द पर्सन जो हायर अथॉरिटी में होता है वो ओ आर सफिक्स होता है, और जो लोअर अथॉरिटी में होता है वो डबल ई सफिक्स होता है।
और कोई आंसर्स है क्या? काफी टाइम हो गया, तो वील मूव ऑन टू डिस्कसिंग, ठीक है। अभी जिन्होंने बी लिखा है उनमें से कोई डिफेंड कर सकता है क्या बी, मतलब क्योंकि बी काफी अच्छा आंसर है, बी ऐसे आंसर करने में कुछ बहुत गलत नहीं है। इनफैक्ट मेरा भी पहला इंस्टिंक्ट यूजुअली बी होता, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि बी पे आने का रीजनिंग। मीनवाइल जो दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, सो सी वाला जो ऑप्शन है, ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉयर काम करने भेजेगा नहीं, क्योंकि स्पेशली फायर डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इट्स अ इमरजेंसी, इमरजेंसी का काम है। किसी के घर पे आग लगी है तो फायर डिपार्टमेंट तो भेजेगा, ऐसा हो नहीं सकता। ऑप्शन डी, employer would not be liable because the employee was injured due to his own negligence. अगेन, तो ये पूरे क्वेश्चन का जो थीम है ना, अगर कोई रीजनिंग दे नहीं रहा है तो अच्छा, तो शीट पे आंसर ए दिया है। मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ कि ए क्यों है। ये पैराग्राफ जो है ये थोड़ा लंबा और कॉम्प्लेक्स था, पर ये पैराग्राफ जो कॉन्सेप्ट के बारे में, वो अच्छी बात है कि आज आपका वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो नेग्लिजेंस के हमें चार इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, ठीक है। तो हमें जो चार इंग्रेडिएंट दिया है वो है ड्यूटी, ब्रीच, कॉजेशन, डैमेज। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन, ये आता है ड्यूटी में, और आप लोगों ने रिकॉग्नाइज भी किया है, बी इज अ परफेक्टली रीजनेबल आंसर। ओनली थिंग इज कि नेग्लिजेंस जो है वो टॉर्ट लॉ का पार्ट है, ठीक है। और टॉर्ट लॉ में ऐसे रिटन लॉ नहीं होता है। सो क्या होता है, हम सिचुएशन से सिचुएशन जज करते हैं। तो ये वाला जो सिचुएशन दिया है ना, ये वाला जिस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, की बात हो रही है सेफ्टी हेलमेट्स की। सो आप देखोगे सेफ्टी हेलमेट्स का यूजेज कौन से फील्ड्स ऑफ उसमें आता है, लाइक आपका कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है, ये फायर वर्क में आता है, ये सब ये ये जॉब्स ऐसे हैं जिनमें पहले से रिस्क बहुत ज्यादा है। एक फायरमैन कभी कभी भी आग में वो कोई भी इक्विपमेंट के बिना जाएगा, ये रीजनेबल है ही नहीं। तो उस केस में अगर एम्प्लॉयर बोल रहा है कि क्योंकि मटेरियल आने में टाइम लगता है, हम हमेशा कोई भी ऑप्शन आप सोचते हो ना, उसका जो रीजनिंग, मैं इसलिए रीजनिंग रीजनिंग बोल रहा हूँ बार बार, आप एक रीजन से ऑप्शन पे आए हो, उसको क्वेश्चन करो। एम्प्लॉयर बोल रहा है कि 10 दिन लगता है हेलमेट आने के पास, एम्प्लॉयर के पास बैकअप हेलमेट क्यों नहीं था? मुझे पता है ये ऐसा लगेगा कि ये तो यही क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफिक है, इसमें हमारा क्या फायदा हुआ क्वेश्चन करके, बट आपको समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन के अंदर ना, हम ये क्वेश्चन में फायर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो एक इमरजेंसी, जब आग लगती है, जो बचाने जा रहे हैं और जो अंदर है उनकी जान खतरे में हर सिचुएशन में। तो इधर एम्प्लॉयर वो क्रिकेटर नहीं है ना। क्रिकेटर होता तो चलो सुन लेते कि ये हेलमेट आने में 1 हफ्ता है, पर ये आग से लड़ने जा रहा है। तो इधर जो ड्यूटी वाला एस्पेक्ट है, तो ब्रीच है इधर, डैमेजेस वगैरह वो ठीक है, पर इधर क्वेश्चन ड्यूटी पे है कि एम्प्लॉयर का ड्यूटी था उसको हेलमेट देने का। हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ड्यूटी है, सेकेंड बी में भी आप रिकग्नाइज कर रहे हो। तो बी और ए में डिफरेंस ये आता है कि आपको समझने की जरूरत है कि ये सिचुएशन में हम एक एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हम एक फायरमैन की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो नेग्लिजेंस ना, एक टर्म आप बार बार देखोगे, स्टैंडर्ड ऑफ नेग्लिजेंस, वो हर सिचुएशन में अलग होता है। जैसे नेग्लिजेंस में बहुत फेमस एग्जांपल है कि अगर मैं रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि किसी का बच्चा डूब रहा है, तो मैं अगर जाके खुद का जान जोखिम में डाल के बच्चे को नहीं बचाऊं तो मेरे पे केस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी है। पर अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ बच्चे को बचाने का, या अगर मेरा बच्चे के साथ कोई रिलेशनशिप है, अगर मैं बच्चे का कोई रिलेटिव हूँ या मैं बच्चे को जानता हूँ, तो मुझे बचाना पड़ेगा। फिर उधर मुझ पे केस हो सकता है अगर बच्चे को कुछ होता है तो, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इधर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप उसकी तरह है, नेग्लिजेंस के केस में एम्प्लॉयर का काम है कि वो एम्प्लॉय को आग में लड़ने भेज रहा है, उसके पास बैकअप हेलमेट, ये रीजन नहीं हो सकता है कि मेरा हेलमेट आने में 10 दिन लगता है, एक ही हेलमेट था उसके लिए। तो वो वो जो है, वो रीजनेबिलिटी का टेस्ट आपको सिचुएशन से सिचुएशन अप्लाई करना पड़ता है, जो थोड़ा हार्ड है, मैं समझ सकता हूँ। पर ऐसे क्वेश्चंस में बी, इसलिए बी एक अच्छा आंसर है, पर प्रॉपर आंसर ए दिया है, वर्कशीट के हिसाब से आंसर ए है।
एंड उसका जस्टिफिकेशन है सिचुएशन में क्या लगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चंस हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोला और कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मुझे क्लास से सबसे ज्यादा बस इंटरेक्शन चाहिए। ए, हाँ तो ए ऐसे कि ऑप्शन बी क्या है आपका? ऑप्शन बी इज की एम्प्लॉयर वुड नॉट बी लायबल बिकॉज ही इज टेकन रीजनेबल केयर ऑफ हिज एम्प्लॉय। रीजनेबल केयर ऑफ हिज एम्प्लॉय? नहीं, ए में एम्प्लॉयर वुड बी लायबल ना। ए में लिखा है एम्प्लॉयर, हाँ आप बोल रहे हो कि एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल, राइट। एम्प्लॉयर, अच्छा आपको समझ आया ना एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉय है जो फायरमैन है, जो आग में जा रहा है। तो एम्प्लॉयर वो है जिसने भेजा है, हमारा पूरा पैसेज उसके बारे में अगर इतना आपको पता है। ए क्या बता रहा है? ए बता रहा है कि एम्प्लॉयर वुड बी लायबल बिकॉज ही ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर विच वाज ब्रीच्ड। और बी बता रहा है कि रीजनेबल केयर लिया है। कबीर, वैसे ये सिचुएशन में आप एक रीजनेबल इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हो, आप पैसेज के बाहर नहीं जा रहे हो। जो इधर दिया है क्वेश्चन में, आप आपको जब वर्ड फायरमैन दिख रहा है तभी आप समझ रहे हो कि ये अलग जॉब है। उसमें आप पैसेज के बाहर नहीं जा रहे हो। हम मुझे आपको डेली लाइफ में भी पता है कि एक फायरमैन का जॉब मेरे या आपके काम से ज्यादा रिस्की हो सकता है। मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, वो फायरमैन है। तो उस मेरे अगर मुझे हेलमेट नहीं दिया होता क्रिकेट खेलने से पहले या ऐसा कुछ जो नॉर्मल काम है तो अलग होता, पर वो आग में जा रहा है और वो आप पैसेज के बाहर से नहीं निकाल रहे हो। वो पैसेज में फायरमैन, जब फायरमैन वर्ड आया है, कुछ नौकरियां ऐसी होती है जिसमें रिस्क ज्यादा होता है। सोल्जर, फायरमैन। आप सोल्जर को बैटलफील्ड पे भेज रहे हो और आपका एक एक्सीडेंट हुआ है, और तो आप सोल्जर को बिना हेलमेट के नहीं भेज सकते, वो गोली खा जाएगा। आप हेलमेट आपके पास और चार होने चाहिए क्योंकि उसका काम उतना डेंजरस है। वो आप पैसेज के बाहर जाके नहीं निकाल रहे। वो एक रीजनेबल इन्फ्रेंस है। आयुष, ऑप्शन बी हमें बताता है कि एम्प्लॉयर वुड नॉट बी लायबल बिकॉज ही हैज टेकन रीजनेबल केयर। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट है एक फायरमैन के लिए, आपके पास रियल लाइफ में अप्लाई करके देखो। मैं फायरमैन हूँ, आप फायरमैन हो। हमारे पास एक ही हेलमेट होना चाहिए क्या कि कल को एक्सीडेंट हो गया, एक हेलमेट टूट गया तो हम फायरमैन को कभी भी बुलाया जा सकता है। फायरमैन का काम ही इमरजेंसी में जाना है। वो उसे कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी जाने का जॉब है। तो आपके पास आपको आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास बैकअप हेलमेट होना तो रीजनेबल वर्ड जो है कि ये रीजनेबल केयर था। हम इधर बोल रहे हैं कि ये रीजनेबल केयर नहीं था, क्योंकि रीजनेबल जो आप बोलते हो कि मतलब कॉमन सेंस जो होता है, ये सिचुएशन में कभी ये जो सिचुएशन है अगर अगर मैं फायरमैन को एम्प्लॉय कर रहा हूं तो मेरे पास हमेशा एक दो सूट, एक दो हेलमेट होने चाहिए ना। जैसे अच्छा आपको समझाता हूँ। आपको पता है स्काई डाइविंग क्या होता है? स्काई डाइविंग जिसमें प्लेन में जाते 15, हाँ। तो उसमें मूवीज में उनका एक बहुत फेवरेट सीन होता है दिखाना कि चार लोग हैं, या जोक्स में सुना होगा आपने कि चार लोग हैं और तीन पैराशूट है। और चलो मैंने आपको बोल दिया कि एक पैराशूट कल एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पास नहीं है। पर आप स्काई डाइविंग कर रहे हो, आप 15,000 फीट हवा में हो। आपका रीजनेबिलिटी जो होता है ना, वो ये नहीं होता है कि चार लोग आ रहे हैं तो चार सूट होगा। ये ऐसा स्पेशल सिचुएशन है। आप 15,000 फीट हवा में ये नहीं सोच सकते कि अरे एक एक सूट, एक पैराशूट अगर उधर डैमेज हो गया तो क्या होगा। आपके प्लेन पे एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर चार लोग आ रहे हैं मेरे पास छह पैराशूट होना चाहिए, ऐसा कुछ क्यों? क्योंकि ये अलग, वो आग से लड़ने जा रहा है। तो उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास हेलमेट नहीं था। वो वो तो मैं, आपका जो सेंटेंस है कबीर कि इज इट ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर टू बी प्रिपेयर्ड, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इधर एम्प्लॉयर कोई भी एम्प्लॉयर नहीं है, एक स्पेशल सिचुएशन है, ये आग से लड़ने जाते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉयर की बात शायद से फिर बदल जाए, क्वेश्चन से बदल जाए। पर इस केस में आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ये एक ऐसा केस है, इधर रिस्क वो लोग इतना लेते हैं कि इधर आपका बैकअप का डेफिनेशन अलग होगा, ज्यादा रीजनेबिलिटी के अंदर नहीं आएगा।
पर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप अगर ऑप्शन बी पे आए, आप बिल्कुल एकदम ज्यादा गलत नहीं, आपका रीजनिंग सही चल रहा है, इसलिए बहुत वैसे मत सोचना कि बहुत कुछ गलत हो गया। पर वो क्वेश्चन से समझने की चीज है, वो टाइम के साथ आएगा। क्वेश्चन टू करें अभी? चलो, 5 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट बाद पूछता हूँ। ठीक है, देख लो, जैसे आंसर आता है चैट बॉक्स में डाल देना। सो और किसी का कोई आंसर है क्या? काफी आंसर्स आ गए, ठीक है, तो मैं सीधा एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। डी। ओके। राइट। इसमें एक्चुअली वर्कशीट पे जो आंसर दिया है वो अलग है, पर मैं आपके साथ अग्री करूंगा, इधर सी भी आंसर हो सकता है। और सी आंसर, मैं अभी के लिए सी आंसर सही लूंगा, क्योंकि यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में जो आंसर होता है उसमें आंसर जितना स्पेसिफिक होता है उतना अच्छा होता है। इसलिए मैं भी आपके साथ अग्री करूंगा कि इधर आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, अभी हम रीजन बाय रीजन जाते हैं। काफी सिंपल प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो जहां तक क्वेश्चन में बात है, एक एम्प्लॉयर है, उसने एक जगह ली है जहां पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि रिपेयर्स कराने की जरूरत है, प्रॉब्लम्स है, और वो 4 लोगों को नौकरी दे देता है। अभी एक चीज मैं बोलूंगा, पर इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये अलग चीज है, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। पर ये इसमें लिखा है कि वो ये जगह रेंट करने के बाद 4 लोगों के साथ काम करना चालू करता है। तो अगर एम्प्लॉयर के लॉयर होते हैं ना, तो आप कोर्ट में जाके सीधा बोलते हैं कि वो 4 लोग देखे कि जगह कैसी है और वो काम करने आए। जिस रीजन से आयुष डी बोल रहा है कि उनका नेग्लिजेंस है इधर। और हम लोग इधर पैराग्राफ और क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे, पर वो एक आर्ग्यूमेंट होता है कि वो लोग खुद से आए एक ऐसी जगह काम करने जहाँ पे ये सब ठीक नहीं हुआ था अब तक। पर वो बस एक आर्ग्यूमेंट है, उसका अभी उसको आंसर से अलग रखो। अभी मैं ये क्वेश्चन और इसका आंसर समझाता हूँ। ठीक है, आंसर की में आंसर ए दिया है कि एम्प्लॉय विल विन बिकॉज द एम्प्लॉयर ब्रीच ड्यूटी ऑफ केयर। और सी ऑप्शन जो है, एम्प्लॉय विल विन बिकॉज द एम्प्लॉयर नोज द पॉसिबिलिटी। सेम चीज है, दोनों ऑप्शंस राइट है। आंसर की में ए दिया है क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स यूज किए हैं, मेरे हिसाब से सी भी पूरी तरह से राइट है। सेम चीज है। तो ए में जो अच्छे अच्छे वर्ड्स में लिखा है ना कि ब्रीच ड्यूटी ऑफ केयर, सी में उसका नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है ही नोज द पॉसिबिलिटी दैट समवन कैन फॉल ऑफ द स्टेयरकेस हाउएवर डिड नथिंग। तो वो जब एक जगह खरीद रहा है ऐसी जहां पे फ्लोर स्लिपरी है, वायर्स लटके हैं, उसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ठीक कराए। वो उसी जगह में लोगों को काम नहीं करवा सकता। बात रही आयुष के आंसर की, आई थिंक इसमें मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और सी भी जल्दी जल्दी से आ गया आंसर। आंसर डी, एम्प्लॉय विल नॉट विन, ब्रीच ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा, ये जो हर एक क्वेश्चन है ना, ये हर एक जो क्वेश्चन है ये आपको पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। पर मेरे को समझ नहीं आया ब्रीच ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर से। After working for 7 years, he's a very diligent employee, decides to open his own startup and thus he... राइट। तो आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में कुछ पॉइंट करता है। बट ड्यूटी ऑफ केयर तो नेग्लिजेंस में बहुत चीजें जो होती है ना, क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन एक प्रॉब्लम की तरह है। आपको सिर्फ यहाँ नहीं, आपको आगे आप जाके लॉ कॉलेज में भी पेपर अगर लिखोगे, ये क्वेश्चन जो है ये एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको एक सिचुएशन बताया है। तो इसमें तो एक्चुअली कोई भी लीगल कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है। पर वो अगर आप सेंटेंस देखोगे कि द प्लेस वाज डिसेंट बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स लाइक ट्रेलिंग केबल्स, अनइवन फ्लोरिंग, स्लिपरी फ्लोरिंग,
वो कुछ इम्प्लाई कर रहा है, वो सेंटेंस एक रीजन से दिया है, आपको वो क्वेश्चन से समझना है कि अच्छा मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, मैंने एक जगह खरीदा है। अभी अगर वो जगह में दीवारें गिर रही है, अगर वो नीचे जमीन पे टाइल्स नहीं है, तो मेरा पहला काम क्या होता है? मेरा पहला काम होता है वो ठीक कराना। अगर मैं उसके बाद भी वो जगह में बिजनेस कर रहा हूँ वो बिना ठीक कराए, हमें वैसे सोचना है। क्वेश्चन में जो दिया है पैसेज में, हमें अच्छे से, जो पूरा ऊपर लंबा सा पैसेज है, वो बस उसमें कुछ खास नहीं था, बस कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है कि ये तुम्हारा नेग्लिजेंस होता है, नेग्लिजेंस के ये चार वो होते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कि मैं ये प्रॉब्लम में क्या देख पा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट से मैं क्या देख पा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में भी और ये क्वेश्चन में भी। वो कॉन्सेप्ट में लिखा था कि ये इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेग्लिजेंस है। मैं वो पैसेज के हिसाब से मैं कोई भी क्वेश्चन देखता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ कि क्या इधर नेग्लिजेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है। अच्छा, नेग्लिजेंस कैसे देखना है मुझे? नेग्लिजेंस के चार इंग्रेडिएंट बताए, ठीक है, हमें वैसे करके जाना है। तो हाँ, सो इस केस में कुछ जो सेंटेंसेस, जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम्ड है, हमें दिख रहा है कि एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो ठीक कराए, उसके बिना काम किया, और जो लोग काम करने आए वो इंजर हुए, इसमें एम्प्लॉयर की गलती है, हमेशा उसमें ऐसा रहेगा। तो इधर आंसर ए और सी दोनों चलता है। बात रही डी की, तो उनका नेग्लिजेंस नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत कम होता उनके पास ऑप्शन उसे ठीक कराने का, अपार्ट फ्रॉम आके काम ही नहीं करना। और आके काम नहीं करना थोड़ा ज्यादा ज्यूम करना हो जाएगा। वो एक आर्ग्यूमेंट, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो आर्ग्यूमेंट जरूर है कि वो लोग काम करने आए ये देख के कि सब टूटा हुआ है। पर ये क्वेश्चन और ये पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ए और सी सही है। क्वेश्चन थ्री पे चलते हैं। अच्छा, वो नहीं नहीं, वो रेनोवेट नहीं कर रहे। नहीं कबीर, बिकॉज जब दो चीजें वे करते हैं ना, अगर वो फाइनेंशियली कंस्ट्रेन्ड है, तो ही कुड हैव वेटेड, बिजनेस चालू करने से पहले थोड़ा रुक जाते। बिजनेस, अगर आप बहुत सिचुएशंस में, लीगल सिचुएशंस में, ये डिस्ट्रैक्शन के लिए होता है। किसी को अगर डैमेज हुआ है, किसी का पैर टूटा है, आप क्यों, आप वो जगह ठीक नहीं किए जिससे किसी का पैर टूट रहा है, किसी का पैर टूटना मेरा प्राइमरी कंसर्न है। अब वो रीजंस में बहुत कम रीजन है जो आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मैंने ठीक क्यों नहीं किया। और अ, ऐसे सिचुएशन में क्योंकि पैसे नहीं थे, चार लोगों को एम्प्लॉय किया। एम्प्लॉय क्यों किया? बिजनेस चलाना है। बिजनेस क्यों चला है? पैसे कमाना है। तो इसमें उसका इंटरेस्ट है। ऐसा तो नहीं है कि उसके हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। तो वो बस एक डिस्ट्रैक्शन सेंटेंस की तरह है। हाँ, सो क्वेश्चन थ्री अगेन, 10 मिनट 7 मिनट जितना लगता है आपको, जैसे आंसर आता है चैट बॉक्स में लिख देना। अच्छा, मैं क्लास हिंदी में ले रहा हूँ, ये सही है ना? आप सबको हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना? नहीं, हाँ, तो मैं हिंदी हिंदी यूज करूंगा। चलो।
हाँ, तो सिद्धार्थ, मेरा हिंदी ना बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसा होने वाला है कि मैं कई कई जगह पे इंग्लिश बोल ही दूंगा, पर कहीं पे भी किसी भी लैंग्वेज में अगर कुछ किसी को समझ नहीं आता है तो मुझे बताना। ओके, एक आंसर आया मुझे, ए। और कोई आंसर है? ना, ये सेकंड रहा। सो मोस्टली आंसर डी आ रहा है। अच्छा, वैसे कोई अपना आंसर डी जस्टिफाई कर सकता है क्या? राइट। ओके। अच्छा, मैं आंसर एक्सप्लेन करने में जाऊं क्या? आई थिंक काफी आंसर्स आ गए। हाँ, ठीक है। अ, ठीक है। अ, इसमें सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि वर्कशीट पे क्या आंसर दिया है। जो आंसर दिया है वो है ए। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ए जस्टिफाइड है। मैं समझाता हूँ क्यों। आप लोग जिस चीज की बात कर रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लॉज लिखा है उसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी क्लॉज। एक इंडेमनिटी क्लॉज क्या होता है, ऊपर ऊपर से आइडिया ये है कि आप जब कोई रिस्की काम कर, जैसे स्काई डाइविंग की बात की थी मैंने, तो आप जब स्काई डाइविंग करने जाते हो, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि अगर आप स्काई डाइविंग कर रहे हो, आपको कुछ हो गया तो जो उसका कंपनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उसको इंडेमनिटी क्लॉज बोलते हैं। इधर जो इंडेमनिटी क्लॉज है वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग सही सोच रहे हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट पैरामाउंट होता है। कुछ कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पैरामाउंट होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट पैरामाउंट होना चाहिए, पर इधर क्वेश्चन में ना फिर आपने क्लासिफाई कर लिया कि चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब थोड़ा आगे देखो, मैं पहले क्वेश्चन से बोल रहा हूँ रीजनेबल केयर, रीजनेबल केयर की बात हो रही है, रीजनेबल केयर की बात हो रही है। तो रीजनेबल केयर इधर कैसे डिफाइन, रीजनेबल केयर इधर कैसे डिफाइन होता है? रीजनेबल केयर तो कॉन्ट्रैक्ट के वर्डिंग में है कि डिस्पाइट टेकिंग रीजनेबल केयर ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। हमें बस ये फ्रेज से मतलब है, क्योंकि एसेंशियली ये जो फ्रेज है ना, क्वेश्चन ही पूरा इधर है। ये सोचो कि कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं होता ये क्वेश्चन में, हम तो फिर भी रीजनेबल केयर देखते ही है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत सोच के डिस्ट्रैक्ट करने को डाला है, पर हम तो वैसे भी रीजनेबल केयर देख रहे हैं हर क्वेश्चन में। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉयर कुछ भी करे तो लायबल होगा। अब बात रही रीजनेबल केयर की, तो फिर से नेग्लिजेंस के हर क्वेश्चन में ना, हर क्वेश्चन में इस तरीके से सोचो कि जो इंसिडेंट आपको प्रॉब्लम में दिया है, वो इंसिडेंट क्या उस प्रॉब्लम में नॉर्मल हैपनिंग की वजह से हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है जो एम्प्लॉयर नहीं देख पाता।
इंडेमनिटी क्लॉज में भी रीजनेबल केयर लिखा है। तो रीजनेबल केयर क्यों लिखते हैं हम? रीजनेबल केयर कहीं पे क्यों लिखते हैं हम? रीजनेबल केयर इसलिए लिखते हैं कि पहले क्वेश्चन में चलो, फायरमैन के केस में, फायरमैन आग से लड़ने गया है, वो लड़के निकल आया, फिर लड़के निकल आया और उसे हार्ट अटैक आ गया। पर हार्ट अटैक आया कोई और रीजन से। हार्ट अटैक आया होगा क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। उसे हार्ट अटैक तो तभी आया जब वो काम कर रहा था। क्या उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा? नहीं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो हुआ है उसमें तो तुम्हारा 4 एलिमेंट्स में ड्यूटी के साथ कॉजेशन दिया था। अब मैं कॉजेशन में बहुत डीप नहीं जाऊंगा, पर हमें ये सोचना है कि जो भी सिचुएशन दिया है, क्या वो नॉर्मल कोर्स में हुआ है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है और उससे हुआ है। एंड वो हमारा यूजुअली आंसर कर देता है कि क्या रीजनेबल है क्या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, तुम सही बोल रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, पर कॉन्ट्रैक्ट के वर्ड्स में है रीजनेबल केयर। तो उधर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का काम कम हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ वापस पूरा क्वेश्चन रीजनेबल केयर से देखना है। इस केस में वो एम्प्लॉयज एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे एम्प्लॉयर तक को पता है कि कुछ हार्मफुल होगा। अब इस केस में रीजनेबल केयर के बाहर क्या होता? रीजनेबल केयर के बाहर होता कि बाजू में कोई, मतलब रीजनेबल केयर के बाहर होता कि वो काम के बाहर कुछ कर रहे होते। अगर एम्प्लॉय खुद से जाके सिगरेट ले आता फैक्ट्री में और एक्सप्लोजन होता, तो वो रीजनेबल केयर के बाहर है, उसके बारे में एम्प्लॉयर कुछ नहीं कर सकता। अगर तो ऐसा कोई सिचुएशन। पर ये क्वेश्चन में कहानी क्या है कि वो रोज काम करने जा रहा है, वो रोज नॉर्मली काम कर रहा है, वो रोज नॉर्मली काम करने में पॉइजनस गैसेस आ रहे हैं। अब अगर मेरे फैक्ट्री में कुछ है जिसमें जस्ट डेली काम करने में पॉइजनस गैसेस निकल रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो, क्योंकि फिर ऐसे सोचो ना, और कितने केसेस होंगे ऐसे पॉइजनस गैसेस। तो आप क्या ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो एम्प्लॉयर से कि आप काम करने आए हो, इधर पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, मैं इसके बारे में मैं बोल दिया कि रीजनेबल कह रहे हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा, ये रोज हो रहा है, और आपको कुछ हुआ तो मेरी गलती नहीं है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट में रीजनेबल केयर लिखा, और रीजनेबल केयर का मीनिंग तो कभी नहीं हो सकता है। ये कोई स्पेशल इंसिडेंट नहीं हुआ, वो एम्प्लॉयर कुछ सिगरेट विगरेट नहीं लाया, कुछ बाहर की रीजन से नहीं हुआ है, रोज के काम करने के तरीके के अंदर कुछ हुआ है। उसे वही मशीन पे काम करना है, वही मशीन से ये गैस आ रहा है, और ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बना ले, जितना भी रीजनेबल केयर का डेफिनेशन खींच ले, अगर रोज के काम की वजह से डैमेज हो रहा है तो एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ठीक करे। इसलिए इधर आंसर ए होगा। समझ आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाऊं कोई? अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखना, इधर ये मत सोच लेना कि कॉन्ट्रैक्ट है फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था। तो हम, राइट, सो हाउ इट वर्क्स इज, कभी हाउ इट वर्क्स इज कि यूजुअली, यू नो व्हाट मेक्स दिस सिचुएशन स्पेशल। जो आपको सिचुएशन दिया है वो स्पेशल क्यों है? आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में दिया है, और आप आगे जाके भी जब आप ये टॉट्स में पढ़ोगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में ना बायस हमेशा एम्प्लॉयर के अगेंस्ट होता है। नेसेसरी प्रिकॉशंस, हाँ, ऑल्सो ये क्वेश्चन में नेसेसरी प्रिकॉशंस नहीं आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में वो एक गैस से इन्फेक्ट हुआ है, और वो कैसे पॉइजनस गैसेस कैसे लीक हुए, कैसे गया, हमें नहीं पता। तो हमें क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि एम्प्लॉयर खुद का मास्क पहनना भूल गया था या क्या। यूजुअली हम एकदम रियल लाइफ में देखेंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि एम्प्लॉय अगर काम करने आ रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जब कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जाता है, ऐसा कुछ लिखा होता है कि तुम अगर काम कर रहे हो बिना हेलमेट के और तुम्हें कुछ हुआ तो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। उसके बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं है। और उसके बाहर भी ऐसे सिचुएशन में जस्ट गैस लीक हुआ है, तो कुछ हम इन्फर कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं बताया कि एम्प्लॉय ने हेलमेट नहीं पहना है,
और ऐसे माइक बंद कर सकते हैं प्लीज। ऐसे किस सिचुएशन में हम अजम्पशन यही लेते हैं कि he inhaled a large amount of gas, वो लिखा है कि he inhaled a large amount of gas। inhaled मतलब वो काम कर रहा था तब वो सांस लिया, सांस लेके गैस लंग्स में गया। तो वो तो अब हम नहीं बोल सकते ना कि उसमें वो क्या करता, वो बेचारा सांस नहीं लेता। वो द थिंग इज कि ये हम जब भी, ये नहीं बोल रहा कि आप सही हो आप गलत हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन है ना जहाँ पे हमें स्पेसिफिक्स नहीं दिए कि एम्प्लॉयर ने मास्क नहीं पहना, एम्प्लॉयर ने हेलमेट नहीं पहना, एम्प्लॉय ने, तो हम ये हमेशा एम्प्लॉयर के अगेंस्ट अजम्पशन रहता है, क्योंकि पावर समझो ना, एम्प्लॉय जो है वो पावर स्ट्रक्चर में हमेशा एम्प्लॉयर के नीचे है। और ऐसे तो काम करने में एम्प्लॉयर कहीं पे भी बोल दे कि नेग्लिजेंस एम्प्लॉय का था। एम्प्लॉय बेचारा इधर कुछ दिया नहीं है हमें कि वो मास्क नहीं पहना जब बाकी सब मास्क पहनते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता कि वो मास्क पहने तो मतलब इसमें अजम्पशन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट होगा। और वो बस इसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, वो एम्प्लॉय बस अपने कोर्स ऑफ वर्क में सांस लिया, और एम्प्लॉयर इंश्योर नहीं कर पाया कि मशीनरी इतना अच्छा हो या इतना स्टैंडर्ड हो कि वो नॉर्मल चलने फिरने में कुछ ऐसा ना करे कि उसे डैमेज नहीं हो। वो इसमें एम्प्लॉयर की ही गलती होगी। ये मत समझना कि जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन में हमने कॉन्ट्रैक्ट को स्किप किया डज नॉट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट का बहुत वैल्यू होता है। इधर हम जब भी कोई क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट का वर्डिंग देखो, कॉन्ट्रैक्ट के वर्डिंग से फिर अगर कुछ स्पेशल निकलता है तो अलग बात है। इस बार इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट के वर्डिंग में रीजनेबल इन्फ्लुएंस था। अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप मैं समझा पाया कभी, नहीं तो यू कैन, मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ थोड़ा अलग। 10 मिनट लीजिए फिर से, या जैसे आंसर आता है लिख देना चैट बॉक्स में। हाँ, फोर्सेबल बाय रीजनेबल मैन मतलब, रीजनेबल मैन मतलब मैं या आप। सो रीजनेबल मैन मतलब क्या? रीजनेबल मैन मतलब कोई जिसने दारू नहीं पी है। रीजनेबल मैन मतलब कोई जिसको कोई मेंटल इलनेस नहीं है, जो वो जो एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे नॉर्मल जजमेंट ले सकता है। तो कुछ चीजें होती है जिसपे हम सब अग्री करते हैं। जैसे हम सब अग्री करते हैं कि जब कहीं पे आग लगती है तो हम पानी डालते हैं। अगर आग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी है तो हम मिट्टी डालते हैं। पर हम आग बुझाते हैं, जब आग लगती है हम आग बुझाते हैं। अब ये बहुत सिंपल ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, पर इसको रीजनेबल मैन्स इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्योंकि अगर किसी ने पी रखी है, किसी ने कुछ किया है, या कोई सिचुएशन में है जहाँ पे वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं सोच सकता, तो वो कुछ ऐसा करेगा जो नॉर्मल इंसान नहीं करते। तो वो रीजनेबल मैन होता है। रीजनेबल मैन बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है, पर हाँ, रीजनेबिलिटी में कुछ भी नहीं आता है। रीजनेबिलिटी में नॉर्मल चीजें रहती है। ऐसा नहीं है कि रीजनेबल मैन मतलब मुझे लगता है कि मैं तो अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट में फंसा है मैं तो दरवाजा हाथों से चीर के निकाल दूंगा, तो बाकी सब क्यों नहीं कर सकते। रीजनेबल एक बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड है, रीजनेबल मैन वाला स्टैंडर्ड जो होता है। बात रही फोर्सिएबल की, तो फोर्सिएबल मतलब हम देख सकते हैं क्या कि आगे जाके होगा। अगर मैं अगर मैं रोज बहुत ज्यादा खाना खा रहा हूँ तो इट इज फोर्सिएबल कि मैं मोटा हो जाऊंगा। बहुत सिंपल चीज है कि हम देख सकते हैं नहीं कि आगे होगा। तो जैसे बहुत फोर्सिबिलिटी सबसे ज्यादा आता है कि कोई किसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है गोडाउन से मार्केट कुछ चीजें ले जाने की, और जिस दिन ले जाना होता है उस दिन अर्थक्वेक आ गया है कुछ, तो वो फोर्सिएबल नहीं है। पर वो भी काफी सिंपल टेस्ट है। सी, कबीर ने आंसर सी डाला है। Employers would be liable because in the zoo these types of situations are foreseeable and thus employers should have done something to prevent. Okay. अच्छा, I'll just wait for a couple of answers ज़्यादा and then we'll proceed.
ओके, सो अब तक एक ही आंसर आया है, किसी का कोई और आंसर है तो? ओके, ठीक है, लेट्स जस्ट डिस्कस दिस. Gunter used to work at the zoo. Gunter's work involves feeding and caring of animals in the zoo. According to the contract signed between him and zoo authorities, zoo would be liable only for those injuries to its employees forcibly. Yeah. Once while he was feeding a chimpanzee. Okay. Okay, okay, okay. So इधर आंसर सी दिया है. वर्कशीट का आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं. राइट. ओके, सो लेट्स गो ऑप्शन बाय ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शंस का वैलिडिटी समझते हैं. So question 4, employees would be liable. Option A, employees would be liable because they had failed to take reasonable care of their employees and failed to prevent forcible harm. Option B, employer would not be liable because this situation is not forcible by a reasonable man. Okay. Option C, जो कबीर का आंसर है, is employers would be liable because in a zoo these types of situations are foreseeable and thus employers should have done something to prevent them. And D, employer would not be liable because Gunter signed the contract. अच्छा छोड़ो, वो तो I don't see a contract. अच्छा हाँ, okay, right. So मेन अभी इधर दो आंसर्स दिए हैं आप लोगों ने, बी और सी, तो हम उसमें डिस्कस करते हैं. वर्कशीट में आंसर बी दिया है. मेरे हिसाब से आंसर सी होगा. So I agree with C because so there's this sentence in the question, right? Once while he was feeding a chimpanzee, he suddenly got rattled and started creating these types of situations have happened earlier also. Now what that implies is कि वो जू में काम कर रहे हैं. अब जू में वाइल्ड एनिमल्स केज्ड होते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जहां पे वो कंप्लीटली डोमेस्टिकेट हो जाते हैं. वो कभी भी आउट ऑफ हैंड जा सकते हैं. इसलिए कोई जू कीपर भी अगर हो तो वो भी जाके सीधा एनिमल्स को झप्पी नहीं देते. अब ऑप्शन ए और डी जो है कि ऑप्शन ए जो है कि रीजनेबल केयर लिया था नहीं, इधर रीजनेबल केयर का क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि इधर ऐसा कुछ सब स्टैंडर्ड है. इधर वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मशीन लीक कर रहा था ऐसा कुछ, तो वो थोड़ा स्कोप के बाहर है. इधर फोर्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है. ऑप्शन डी इज अगेन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन एंड ही हैड कंसेंटेड टू इट. अभी ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट में भी रीजनेबिलिटी और फोर्सिबिलिटी लिखा है, तो हम वापस बेसिक क्वेश्चन पे आ गए, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं आई. तो बात रही बी और सी में. अब बी सही आंसर दिया है और बी का रीजनिंग ये होगा कि चिंपैंजी हमेशा, एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से मुझे भी सी सही लग रहा है, पर बी सही आंसर है और बी मैं जस्टिफाई कर सकता हूं आपको सही आंसर क्यों है. तो आई थिंक बी सही आंसर होगा. अब मैं समझाता हूं क्यों. तो सी, पहले सी के थ्रू जाता है. Employers would be liable because in a zoo these types of situations are foreseeable and thus employers should have done something to prevent them. परफेक्ट जस्टिफाइड अगर आप अपने रीजनिंग से ये आंसर पे आते हो. इसलिए मैं आपको, अच्छा एक चीज, ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है ये समझाने के लिए. लीगल रीजनिंग का कोई भी दिन, कोई भी वर्कशीट मैंने भी आज तक सॉल्व नहीं किया है जिसमें 10 क्वेश्चन हो और मेरे 10 राइट हो, क्योंकि नए पैटर्न में स्पेशली काफी सब्जेक्टिव हो गया है. तो सी का रीजनिंग मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि गलत है, पर मैं समझाऊंगा कि इधर बी देने का रीजन क्यों है, और क्यों इधर अगर हम थोड़े ज्यादा शार्प हो तो हम समझ जाएंगे कि आंसर बी की तरफ, जिसने क्वेश्चन बनाया उसे बी चाहिए. अब बी क्यों, वो सेंटेंस, these types of situations have happened
earlier also. What that means, इसकी इधर क्वेश्चन में दिया है कि वो ऐसे चिंपैंजी का मूड बिगड़ गया, पर पहले वो शांत हो जाता था, अभी शांत नहीं हुआ, ऐसा दिया है कि Gunter thought that he could control him, but this time it was of a very high intensity. पर गंटर, वो सेंटेंस पूरा इंपॉर्टेंट है बी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि व्हाट मेक्स समथिंग फोर्सिएबल। गंटर को पता है कि चिंपैंजी खराब बिहेव करता है, तो देर इज नो रीजन कि कोई दिन चिंपैंजी ज्यादा खराब। अच्छा, कितना कट रहा है, मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ सुनाई दे रहा है या पूरा सुनाई नहीं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो, या या सो लाइक गंटर को पता है कि चिंपैंजी खराब बिहेव करता है यूजुअली। सो चिंपैंजी है, वाइल्ड एनिमल है यार, कोई वजह नहीं है कि वाइल्ड एनिमल एक दिन खराब बिहेव कर रहा है तो इतना ही करेगा, दूसरे दिन ज्यादा करेगा। जैसे ही वाइल्ड एनिमल ने खराब बिहेव करा, गंटर का काम है, वो पहले से देख चुका है कि ये होता है, उसका काम है कि वो केज से निकल जाए। तो ये क्वेश्चन के वर्डिंग में बी दिख जाता है। अगर मैं भी क्वेश्चन ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा तो मुझे भी सी सही लगा, पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे और वो सेंटेंस क्यों दिया है वो सोचोगे, तो ये दो तरीके में जाता है। सेंटेंसेस डिस्ट्रैक्शंस भी होता है, पर कभी कभी सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ये वैसा क्वेश्चन है। मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा, टाइम खत्म होने आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ। मैं अगले क्वेश्चन पे ये रखता हूँ। 5 ही क्वेश्चन का वर्कशीट है। सो हाँ, जैसे आंसर्स आते जाए चैट बॉक्स में लिख देना। ओके, काफी आंसर्स एक साथ आ गए, तो एक एक करके जाते हैं। ओके, सो 2 सेकेंड। हाँ, तो सिचुएशन में, अच्छा, आई जस्ट डील विद द राइट राइट राइट। अच्छा, ये सिचुएशन में आंसर ए है एंड बी क्यों नहीं है। मेन थिंग आई एक्सप्लेन इज बी क्यों नहीं है। तो सी एंड डी क्लियरली किसी ने चूज नहीं किया, तो आई डोंट थिंक हैव टू गेट इनटू इट ज्यादा। हाँ, एम्प्लॉयज नेग्लिजेंस की वजह से तो वो हर्ट नहीं हुआ है, तो सी इज आउट ऑफ द विंडो। हाँ, ओके, तो ए क्यों है और बी क्यों नहीं है इज, इधर क्वेश्चन ये नहीं है कि अगर एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस का प्रीमियम जो वो हरमन की सैलरी से काटता है दे दिया होता, बस अगर प्रीमियम दे दिया होता, तो हरमन हरमन वाज नॉट गोइंग टू सू हिज एम्प्लॉयर फॉर नेग्लिजेंस। वो उसे इंश्योरेंस का पैसा मिल गया होता, उसका एक्सीडेंट का वो रिजॉल्व हो गया, तो वो आगे बढ़ता। बट इन दिस केस, अच्छा, एक और चीज इसमें, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर होने पे रिन्यू करा सकता है ना। वो, सी मैं समझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन फिर से, तो आज का वर्कशीट बड़ा, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स क्वेश्चन आ गए इसमें। कॉन्ट्रैक्ट जो दिया है, अगेन कॉन्ट्रैक्ट है तो हम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है, according to the employment contract, from a monthly salary of 20,000, Herman would be given 90,000 every month and 1,000. So this is part of the employment contract.
उसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग ड्राइवर के लिए वो सू नहीं कर ड्राइवर सू नहीं कर सकता, ये सेम कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। अब इसके लिए तो मुझे ये भी नहीं लगता कि मुझे लीगल रीजनिंग के बहुत प्रिंसिपल्स में जाना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज का होता है, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस इज एक्सपायर्ड, राइट। आयुष, एक एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या आगे जाके कोई भी नॉर्मल लाइफ में भी एम्प्लॉयमेंट में बहुत जगह होता है जहां पे दे कट पार्ट ऑफ योर सैलरी टू पुट इट टुवर्ड्स इंश्योरेंस। तुम्हारे सैलरी से थोड़ा हिस्सा लेते हैं इंश्योरेंस में डालने को। इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर कर गया, ये एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक्सपायर कर रहा है तो इंश्योरेंस कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है इन केसेस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्सपायर करना इज नो एक्सक्यूज। इंश्योरेंस एक्सपायर कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये जब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तभी हमें पता होता है। और एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो इंश्योरेंस का पैसा देगा। तो जब वो खुद के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं रख रहा है, हमें ये क्वेश्चन ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको थोड़ा नेग्लिजेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के ऑब्जेक्टिव से हम बात कर रहे हैं अभी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि उसे इंश्योरेंस पे पैसा डालना है, उसने नहीं डाला है। और इधर इशू क्या हुआ है कि वो इंश्योरेंस मांगने गया और उसे इंश्योरेंस नहीं मिला। तो इधर हरमन का नेग्लिजेंस का जो पार्ट है, जो खुद उसी कॉन्ट्रैक्ट से आता है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयर ब्रीच कर चुका है। और जब एक कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं ना, जो पहले तोड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट उधर रुक रहा है। ये थोड़ा, ये इस पे ध्यान मत दो अभी, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ रुक रहा है, किसने पहले तोड़ा, ये सब ध्यान दो। हमें बस ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा तो एम्प्लॉयर ने भी नहीं अपना ऑनर किया। तो जहां पे एम्प्लॉयर ने भी नहीं ऑनर किया, और मेन इशू इस क्वेश्चन में क्या है कि वो इंश्योरेंस मांगने गया, उसे नहीं मिला। यहाँ पे इंश्योरेंस तोड़ रहा है एम्प्लॉयर, एंड वो आंसर ए होगा। क्योंकि बात रही बी की, तो वो तो स्यू भी इसलिए नहीं कर रहा है, वो स्यू इसलिए तक नहीं कर रहा है कि वो बोल रहा है कि एम्प्लॉयर का नेग्लिजेंस था। एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि मैं इंश्योरेंस के पैसे दूंगा, एंड मेड इट अ पार्ट, एंड बेसिकली मेड इट अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी ऑफ केयर। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो किया लिखा था वो नहीं किया, और ये आदमी इंश्योरेंस मांगने गया, उसे नहीं मिला। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है फॉर ए। बट ये क्वेश्चन में फिर से कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये क्वेश्चन भी। पर हाँ, आज का वर्कशीट इतना ही है। कोई क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फीडबैक? मैं आज थोड़ा तेज जाने की कोशिश किया, आई होप मैं समझा पाया। नहीं 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 नहीं, ये मत बोलना कि मेन पार्ट इज बेस्ड ऑन इंश्योरेंस। वो मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, क्यों नहीं। मेन पार्ट इन दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो था उनके बीच में, इंश्योरेंस मेन पार्ट नहीं था। इंश्योरेंस तो नॉर्मली था जो एक्सपायर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट जो था उनके बीच में, जहां पे लिखा था कि वो इंश्योरेंस के पैसे देगा, वो मेन पार्ट था। चलो, आज के लिए वर्कशीट हो गया। किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं तो आप धीरे धीरे करके लीव कर सकते हैं आज का क्लास। हाँ, लिखो लिखो, मैं हूं इधर। मैं बोल रहा हूँ कि क्लास खत्म हो गया, दैट्स ऑल। श्योर कबीर, सो दैट्स द थिंग, राइट। ये तीसरा क्लास है, सो धीरे धीरे करके वी बीन ट्राइंग टू पिक अप द पेस। आज एक्चुअली आई ऑल्सो अपोलोजाइज बिकॉज आई वाज नॉट एज वेल प्रिपेयर्ड। मैं उतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं था जितना मैं हो सकता था, बिकॉज मुझे काफी शॉर्ट नोटिस पे पता चला एक्चुअली कि आज क्लास है। तो हमारा नॉर्मल शेड्यूल क्लासेस जो होता है वो चलेगा। आज की क्लास में मैं डिबेट कंपटीशन में था, जस्ट खत्म हुआ और मैं भाग के आया। तो मैं भी वर्कशीट बेसिकली आपके साथ सॉल्व किया, इसलिए थोड़ा सा सॉरी उसके लिए। और बाकी हाँ, सपोज देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देन हु इज लायबल इस सिचुएशन में, राइट। सपोज देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हमारा एक जो प्रिंसिपल इस चीज को गवर्न करता है ना, आज जो आपको दिया हुआ है, उसको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बोलते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो
उसमें क्या होता है कि ठीक है, मैं आयुष अभी मैं ये क्वेश्चन जो आंसर कर रहा हूँ ना, ये मैं ये पैराग्राफ से रिस्ट्रिक्टेड नहीं आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। तो टॉर्ट्स में ये कॉन्सेप्ट होता है एजेंसी का। तो उसमें हमें ये बोला जाता है कि जब कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर की डायरेक्टिव्स में अपने वर्क के अंदर, तो कॉन्सेप्ट होता है स्कोप ऑफ वर्क, अपने स्कोप ऑफ वर्क के अंदर कुछ नेग्लिजेंट एक्ट करता है या कुछ डैमेज कॉज करता है किसी को, तो हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा इधर सिचुएशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयर्स वुड बी, हाँ हाँ, आफ्टर ड्रॉपिंग किड्स टू स्कूल, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए बस चलाते हैं, ही ड्राइव्स अ स्कूल बस। तो उसका काम है कि वो बच्चों को छोड़ता है, एंड उधर जाके वो उसका खुद का, हमें बस पता है कि उसका खुद का गलती था, बट एक्सीडेंट हो जाता है। पर एक्सीडेंट जब हुआ है, तब वो बच्चों को छोड़ रहा है। बच्चों को छोड़ना उसका एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। अब मैं ये ऐसे समझा सकता हूँ कि चलो ये क्वेश्चन में लिखा होता कि वो बच्चों को छोड़ने गया, छोड़ दिया, वापस आ रहा है, वापस आने में उसको उसका एक दोस्त मिल जाता है, और उसका दोस्त बोलता है कि चल हम, ये बस बड़ौदा में चला रहा है, उसका दोस्त बोलता है कि चल हम अहमदाबाद जाके आते हैं, और वो बस लेके अहमदाबाद चलता है और हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है। मैं ये इतना खींच के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इधर वो जो कर रहा है वो बिल्कुल भी उसके एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है। जो आदमी ने उसे बस दिया है, उसने तो उसे बच्चों को छोड़ के वापस आने को दिया है। उधर अगर कुछ होता है तो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। पर इस केस में क्योंकि वो काम के स्कोप के अंदर था, उसमें एक्सीडेंट हुआ, तो एम्प्लॉयर को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। और इसका थोड़ा डीपर रीजनिंग है कि ए जो हार्म हुआ है उसको हमें पैसे देना है। पैसे सबसे ज्यादा किसके पास होगा? जो नौकरी दे रहा है या जो नौकरी ले रहा है? तो वो एक पर्सपेक्टिव होता है। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है कि यूजुअली पावर, एम्प्लॉयर ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा, एम्प्लॉयर सेठ आदमी होगा या बड़ा आदमी होगा, तो बायस हमेशा वो थोड़ा सा उसके अगेंस्ट होता है। तो वो कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का, कोई एक्शन स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ या नहीं हुआ। आई होप थोड़ा ज्यादा नहीं होगा, बट आई होप क्वेश्चन आंसर कर पाया मैं। कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। हाँ राइट, अच्छा, कभी वर यू नॉट एबल टू स्विच ऑन योर माइक्रोफोन्स? बिकॉज होस्ट सेटिंग्स में वो रहता है यूजुअली। बिकॉज आई वुड लाइक इट इफ यू पीपल कुड switch on your microphones while you पर मेरे को जूम ज्यादा अच्छे से आता नहीं है, सो ओके। ओ राइट राइट, अच्छा गाइस, हाँ हाँ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू स्पीक। आप बोलोगे मुझे चलेगा, इट इज फाइन। सॉरी सॉरी, आई डिडंट क्लैरिफाई दैट। राइट, सो या दैट्स इट, चलो मैं भी निकलता हूँ फिर। अच्छा, गौतम सेज कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट, सर जी थोड़ा बताइए। तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ मेन चीज क्या है ना गौतम, कि इधर ये थोड़ा सा था, बट क्लैट में बहुत ज्यादा नहीं आता है। हाउएवर, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँ तो कैसा रहेगा? थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेंगे आउटसाइड ऑफ द वर्कशीट, क्योंकि अभी काफी लेट हो गया है मैं, इसलिए। अब बोलो, अगर आपको अभी चाहिए तो मैं अभी बोल सकता हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में याद दिला दोगे तो तब कर लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक यू, बाय।